बाहर की फिल्मों का जिक्र हो और टाइटैनिक का नाम ना आए तो बेकार है। ये ऐसी फिल्म है कि जिसे आपने अगर देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देख रखा है तो किसी के सामने ये मत कह दीजिएगा कि मैं भी सिनेमा प्रेमी हूँ, नहीं तो वो गुस्सा होगा वो अलग से और कहीं आपको मारने ना लग जाए। तो टाइटैनिक फिल्म के जो डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरून, इन्होंने 2009 में एक फिल्म बनाई अवतार, वो भी सिनेमा की दुनिया में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रसिद्ध हुई। अब 13 साल बाद यानी 2022 में इन्होंने उस फिल्म को 4 लेखकों के साथ में मिलकर लिखा। वो लेखक इस तरीके से हैं कि जेम्स कैमरून तो हैं ही हैं, और इनके साथ में जो और 4 लेखक हैं वो ये कि रिक ज़फ़ा, अमांडा सिल्वर, जोश फ्रीमैन और शेन सलेर्नो, इन लोगों ने मिलकर फिल्म की संरचना गढ़ी है। ये फिल्म नाट्यशास्त्र के सारे भावों को समेटे हुए है, लेकिन आश्चर्य का जो भाव है वो फिल्म में लगातार बहुत गहराई से बना रहता है। इस पूरी फिल्म का रिव्यू मैंने 6 पॉइंट्स बना करके किए। वो इस तरीके से हैं कि फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म में अलग क्या है, फिल्म के सवाल क्या हैं, फिल्म क्यों बनाई गई है, फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा, और इस फिल्म को देखें कि ना देखें। तो पूरा रिव्यू देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। हम सीधे शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट कहानी से। तो कहानी उसी 2009 वाले अवतार को कंटिन्यू करती है, जहां धरती के इंसानों को पहले एक बेशकीमती खनिज की तलाश थी, लेकिन अब कहानी 10 साल आगे आ चुकी है। धरती इंसानों के रहने के लायक नहीं बची है और वो लोग एक ऐसे ग्रह की तलाश में हैं जहां इंसानों की बस्तियां बसाई जा सकें। पूरी तरह से नावी बन चुके जैक्सली और उनकी नावी प्रेमिका नेतरी का परिवार बढ़ रहा है। 2 बेटे हैं और 2 बेटी, जिसमें से एक बेटी गोद ली हुई है। साथ में एक इंसानी बच्चा भी है जिसे इंसानों से ज्यादा नावी समुदाय के बीच रहना अच्छा लगता है। 2009 में बनी फिल्म अवतार में कर्नल माइल्स मर चुका है, लेकिन उसकी यादों और उसके डीएनए से उसका अवतार बनाया जा चुका है, जिसकी एक पूरी फौज की टुकड़ी भी है। इस कर्नल और टुकड़ी का मकसद है जैक्सली को तलाशना और उसे खत्म कर देना। अब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्नल अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता है या नहीं। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। बात करें इस फिल्म में अलग क्या है, तो पहली बात कि किसी भी कहानी को कहने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी एक शुरुआत होनी चाहिए, एक मध्य होना चाहिए, फिर एक अंत होना चाहिए, और यही बात आजकल की फिल्मों से गायब है। वहीं इस फिल्म का नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल भी पानी की तरह नहीं है कि जहां जगह बनती जाए वहीं से बहती जाए। इस फिल्म की एक प्रॉपर शुरुआत होती है और बेहतरीन मध्य के साथ उत्साह से भर देने वाला अंत होता है। हाँ, इस फिल्म में पानी की तरह जो बात है वो ये कि फिल्म ने लय पानी से लिया है। पूरी फिल्म की लय एकदम पानी की तरह है। दूसरी बात कि फिल्म के निरे काल्पनिक होने के बावजूद हमें कहीं से अटपटा नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ बहुत तर्कपूर्ण तरीके से रखा गया है। सब कुछ एक लॉजिकल वे में रखा गया है। कुछ भी अतार्किक नहीं है कि हम यहाँ से उठा करके वहां पहुंच गए, अरे ये कैसे हो गया। ये भाव आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगली बात ये कि फिल्म ने जितने खूबसूरत तरीके से प्रकृति को दिखाया है, उतने ही खूबसूरत तरीके से उस प्रकृति को बचाए रखने की भी बात कही है। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे दौर में जब 2 घंटे की फिल्में भी लोगों को बड़ी लगने लगती हों, उस दौर में 3 घंटा 12 मिनट की फिल्म बनाना अपने आप में एक चैलेंज लेने जैसा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। फिल्म बहुत सारे सवाल क्रिएट करती है और उसके जवाब भी खुद ही देती है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो मोटे तौर पर निकल कर आते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे, क्या दूसरे पक्ष की पूरी बात सुने या समझे बिना अपने हिसाब से फैसला ले लेना चाहिए? क्या एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए सभी चीजों की जरूरत नहीं होती है? कहने का मतलब है कि क्या आपको बगीचे में एक ही तरह के फूल अच्छे लगते हैं या तरह तरह के फूलों से भरा हुआ बगीचा? चाहे जितना विकास कर लें, लेकिन क्या हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाए बिना रह सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल जो फिल्म करती है वो ये कि मानव की जो प्रवृत्ति है सब कुछ खोज लेने की और उसका दोहन कर डालने की, ये प्रवृत्ति थमेगी या धरती के विनाश की असली वजह यही बनेगी? असीमित प्राकृतिक दोहन। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। बात करें फिल्म क्यों बनाई गई है, तो 2009 में जब अवतार आई थी
तो उसने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, लेकिन उस कमाई में सिर्फ 25% हिस्सा अमेरिका की देन है, बाकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आया। तो भारतीय सिनेमा को भी ये सीख लेनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जब पूरा विश्व एक गांव में तब्दील हो चुका हो तो हमें अपने फिल्म की कहानियां भी वैश्विक लेवल पर ले जानी होंगी। ये गुल्ली डंडा खेलने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात कि ये फिल्म नए तरह का सिनेमा क्रिएट कर रही है और उसमें सफल भी है। अगर सफल नहीं होती तो 3 घंटा 12 मिनट बैठकर एक फिल्म देखना बुरी स्थिति में आ जाते आप। और तीसरी बात कि फिल्म की लंबाई बढ़ा देना कोई वीरता का काम नहीं है कि लो मैंने 10 घंटे की फिल्म बना दी। वीरता ये है कि फिल्म के हर नैनो सेकंड में ऐसा कुछ क्रिएट कर देना कि दर्शक अपनी कुर्सी से हिल ना पाए। और चौथी बात ये कि जब आप फिल्म देखेंगे तो वो बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बता पाया हूं या नहीं मैं बता रहा हूं वो आप समझ जाएंगे। और इस वाले पॉइंट में जो बात मुझसे छूट गई हो वो आप कमेंट में आकर के बता दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। बात करें इस फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा, तो डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, एडिटिंग सब कुछ कमाल। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग भी कमाल ही है, क्योंकि किसी अभिनेता से अभिनय करवा लेना तो एक साधारण सी बात है, लेकिन मछली जैसे बड़े जानवर से एक्टिंग करवा लेना और वो भी जब क्रिएट की गई मछली हो और उससे सारे इमोशन निकल रहे हो तो बहुत बड़ी मेहनत हुई है इसके पीछे। हाँ, इस फिल्म में एक्टिंग के सिलसिले में ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि केट विंसलेट ने इस फिल्म के शूटिंग के दौरान एक सीन में करीब 7 मिनट के लगभग पानी के भीतर रह करके शॉट दिया। सिनेमा के इतिहास में किसी सीन को पानी के भीतर फिल्माने का ये सबसे लंबा रिकॉर्ड है। अब बात करें बुराई की तो फिल्म अपने मुद्दे पर आने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेती है। मतलब सली परिवार के ऊपर जब संकट आ जाता है और इनको दूसरे समुदाय में जाकर के जगह बनानी होती है, वो वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ऐसा लगता है कि हमारे धैर्य को छू रहे हैं। अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर। देखें कि ना देखें, तो अगर आपके भीतर लंबी फिल्में देखने की आदत नहीं बची है तो ये फिल्म दिखाती है कि दर्शकों को अंत तक बिठाए रहने के लिए और लंबी फिल्म दिखाने के लिए सिनेमा को क्या करना जरूरी है। पूरे परिवार के साथ जाइए और देखिए, और जितना हो सके उतने बड़ी स्क्रीन पर इसको देखिए। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि मैं अगली किस फिल्म का रिव्यू करूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।